ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4। F2 का चैप्टर 4 हम लोगों ने चैप्टर 3 तक किया था लास्ट क्लास के अंदर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 4 है रिगार्डिंग ऑर्डरिंग एंड अकाउंटिंग ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को बेसिकली हमने यहाँ पे लिंक किससे करना है? इन्वेंट्री हमारी क्या है? हमारी मटेरियल। इन्वेंट्री मटेरियल से लिंक करेगी, और इन्वेंट्री बेसिकली हम मटेरियल को ही कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये सीखना है कि ऑर्डरिंग कैसे करनी है और उनको रिकॉर्ड कैसे करना है। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? हम उन चीजों को रिकॉर्ड कैसे करेंगे, अपने पास लिखेंगे कैसे। और ऑर्डर का मतलब यह है कि हमें मटेरियल की अगर जरूरत है तो हमने उसको बाय कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग एसीसीए क्वालिफिकेशन के ऊपर हैं, तो एसीसीए क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि हम ये क्वालिफिकेशन इसलिए ले रहे हैं ताकि हम इन फ्यूचर कोई बिजनेस कर सकें, किसी बिजनेस को चला सकें, कंट्रोल करना आ सके, हमें बिजनेस के सारे जो मेथड्स हैं उनको डील करना है। तो बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि जो बिजनेस की चीजें होती हैं वो सारी की सारी रिकॉर्डेड होती हैं। कोई भी चीज जुबानी कलामी नहीं होती। बिजनेस के अंदर कोई भी बात जुबानी कलामी नहीं होती। हर चीज का एविडेंस, हर चीज का रिकॉर्ड होता है, सो दैट हमें पता चल सके एट द ईयर एंड हमारा क्या इनफ्लो क्या आउटफ्लो रहा है, और हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या चीज हो रही है। तो हमें अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर वो सारा कुछ शो करना होता है। तो हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि हमने ऑर्डरिंग एंड अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री कैसे करना है। सो इस चैप्टर के अंदर रिलेटेड टू मटेरियल हमने बात करनी है। तो यहाँ पे हम डिफरेंट बिजनेसेस के थ्रू बात करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का प्रोसीजर डिफरेंट होता है, और जो रिटेल या सर्विस बिजनेसेस होते हैं उनका प्रोसीजर डिफरेंट होता है। मैन्युफैक्चरिंग क्योंकि वो वाले बिजनेसेस होते हैं जिनका प्रोसेसिंग सिस्टम भी होता है, लाइक उनको रॉ मटेरियल लेके, रॉ मटेरियल खरीद के, रॉ मटेरियल को वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है मशीनों में डाल के उसके ऊपर कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स में बनाना पड़ता है। फाइनल आइटम में कन्वर्ट करने के लिए उनको ये स्टेजेस करनी पड़ती हैं। जबकि अगर हम इस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को कंपेयर करें अगर रिटेल के साथ, तो रिटेल बिजनेस कौन सा होता है? रिटेल बिजनेस बेसिकली वो होता है जो डायरेक्टली फिनिश गुड्स को सेल करते हैं, जैसे बनी बनाई चीजें किसी फैक्ट्री से उठाई और आगे उनको सेल कर दी। तो इनका ऑर्डरिंग प्रोसेस डिफरेंट होता है और मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डरिंग प्रोसेस डिफरेंट होता है, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग को रॉ मटेरियल चाहिए होता है और उसको आगे वो खुद प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, जबकि ये लोग तो बनी बनाई प्रोडक्ट लेते हैं। तो ये लोग पूरी फाइनल प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं। तो उसके लिए हमें एंट्रीज कैसे पास करनी पड़ेंगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि बिजनेसेस के अंदर सारी चीजें जो होती हैं वो ऑन रिकॉर्ड होती हैं। हर चीज रिकॉर्डेड होती है, कोई भी चीज जुबानी कलामी नहीं होती। तो रिकॉर्डेड चीजों के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हम मेंटेन करेंगे, किन किन डॉक्यूमेंट्स की हमें अपने बिजनेस के अंदर जरूरत आने वाली है। तो ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करनी है थियोरेटिकली, और कुछ हमने देखना है न्यूमेरिकली भी। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जब फिजिकल स्टॉक है तो वो कितना है, और फिर जो डिस्क्रिपेंसी आ रही है। डिस्क्रिपेंसी बेसिकली किसको कहते हैं? डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है, डिस्क्रिपेंसी का क्या मतलब होता है? डिस्क्रिपेंसी कहते हैं डिफरेंस को। डिफरेंस किस चीज का? जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी पड़ी हुई है, फिजिकल और रिकॉर्डेड क्वांटिटी। ठीक है, हमारे रिकॉर्ड के अंदर कितना पड़ा हुआ है और फिजिकल कितना है, इसके अंदर का डिफरेंस जो होता है वो डिस्क्रिपेंसी होती है। हो सकता है सम टाइम हमने रिकॉर्ड कम किया हुआ हो और बाहर हमारे पास मटेरियल ज्यादा पड़ा हुआ हो सकता है कभी हमने रिकॉर्ड कम किया हुआ हो, और सॉरी बाहर हमारे पास कम पड़ा हुआ हो और हमने रिकॉर्ड में ज्यादा लिखा हुआ हो। तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या प्रोसीजर्स हैं, किस तरह से लॉसेस से बचा जा सकता है, डिस्क्रिपेंसी को कैसे कम किया जा सकता है, ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर के अंदर कवर करनी है। सो हम लोग स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉर ऑर्डरिंग एंड इशूइंग। अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होगा, किस तरह से अकाउंटिंग के अंदर हम लोग मटेरियल ऑर्डर करेंगे और उसका पूरा मेथड को, पूरे स्टेप्स क्या क्या होते हैं। फिर हम उस ऑर्डर को अकाउंटिंग के अंदर कैसे रिकॉर्ड करेंगे, किस तरह से अकाउंटिंग अकाउंटिंग इंट्रीज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब एक चीज आपने याद रखनी है कि यहाँ पे हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जो इंट्रीज होती हैं वो इंट्रीज हमने थोड़ी डिटेल वाइज करनी होती हैं। ठीक है, हमने डिटेल
डिटेल वाइज करनी होती हैं। लाइक फाइनेंशियल के अंदर हम, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम एंट्रीज जो होती हैं वो मॉनेटरी टर्म्स के अंदर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, पैसों की इन्वॉल्वमेंट शो कर रहे होते हैं। वहां पे हम एंट्रीज प्रोसेस की नहीं कर रहे होते, तो यहाँ पे हम वर्क इन प्रोग्रेस वगैरह की एंट्री भी करेंगे क्योंकि ये इंटरनल है, डिटेल प्रोसेस है। तो वो हम देखेंगे। फिर ये वाली चीज़ हमने पहले बात की, फिजिकल और बुक इन्वेंट्री। बुक इन्वेंट्री वो है जो रिकॉर्ड हुई हुई है, और फिजिकल वो है जो हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटीज पड़ी हुई हैं। फिर अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री एंड मटेरियल अकाउंट कैसे बनता है, ये हम लोग इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर ही हम अपना चैप्टर ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग प्रोसीजर्स फॉर ऑर्डरिंग एंड इशूइंग इन्वेंट्री। अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉर ऑर्डरिंग एंड इशूइंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को ऑर्डर कैसे किया जाता है और इशू कैसे किया जाता है। डेफिनेटली इन्वेंट्री की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, ऑर्डर हमें क्यों करना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए सबसे पहली अगर हम लोग बात देखें तो हमें ऑर्डर आए हुए होते हैं। किस चीज़ के, हम लोग अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए या तो हमें भी सेल्स ऑर्डर आया हुआ होगा, सेल्स डिमांड हमें भी आई हुई होगी, मतलब हमारी डिमांड भी होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास अपने लिए भी स्टॉक रखने के लिए हमने मंगवाना है, अपने लिए भी स्टॉक हमने मंगवाना है, क्योंकि कोई इमरजेंसी ऑर्डर भी आ सकता है, तो उसके लिए भी हमने ऑर्डर करना है। तो उसके लिए ऑर्डरिंग कैसे होगी, परचेज कैसे करना पड़ेगा। पहले हमें कस्टमर डिमांड देते हैं, ठीक है, कस्टमर डिमांड देते हैं तो हमने ऑर्डर करना होता है। फिर हमने, हाँ, हमें कस्टमर डिमांड देगा, हमारे पास ऑर्डर आएगा, हम ऑर्डर, या फिर हमने खुद बनानी भी होगी। जैसे हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को यूनिट प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। वो क्यों करना होता है, क्योंकि प्रोडक्शन से पीछे हमारी सेल्स रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, मतलब सेल्स की डिमांड है, बाहर से कस्टमर ने ऑर्डर दिया है, कस्टमर ऑर्डर देगा तो हमारे पास सेल्स का ऑर्डर आएगा। सेल्स का ऑर्डर किसको जाएगा, मतलब ये कि हमने यूनिट कहाँ पे बनाना है, प्रोडक्शन से बनवाना है। तो प्रोडक्शन के पास अगर मटेरियल होगा तो वो लोग प्रोडक्ट बना सकेंगे ना। तो मटेरियल अगर नहीं है तो उसके लिए हमें ऑर्डर करना पड़ेगा। और ऑर्डर करने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट, किसी भी कंपनी का जो चीज़ें लेने वाला डिपार्टमेंट होता है वो कौन सा डिपार्टमेंट होता है, खरीदने वाला, परचेजिंग डिपार्टमेंट। डेफिनेटली फिर परचेजिंग डिपार्टमेंट बाहर कोई सप्लायर उसके या तो ऑलरेडी कांटेक्ट में होंगे, अगर पुरानी कंपनी है तो ऑलरेडी जानने वाले होंगे, या फिर कोई न्यू सप्लायर सर्च करेगा कि बाहर कोई नया सप्लायर मिल जाए जो आपको डिस्काउंट दे, कम प्राइस के ऊपर चीज़ें दे। इस तरह से आपने देखना है। फिर रिसीविंग कैसे होगी, फिर रिसीव करके आपने आगे इशू कैसे करना है प्रोडक्शन को। फिर देखना है इशू प्रोडक्शन को हो गया तो पीछे स्टोर के अंदर कितना रह गया, स्टॉक टेकिंग हमने करनी है। स्टॉक टेकिंग बेसिकली किसको कहते हैं, काउंटिंग ऑफ द स्टॉक। हमें अपने स्टॉक को अपडेट करना है कि कितना हम इशू कर चुके हैं। हो सकता है कि हमें किसी डिपार्टमेंट से जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था उससे मटेरियल वापस भी आया हो, मतलब सारा ना यूज़ हुआ हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एग्जांपल दूं कि अगर ए डिपार्टमेंट था और बी डिपार्टमेंट था, ए को 100 kg चाहिए था और बी को 200 kg चाहिए था, 200 kg इसका इसकी रिक्वायरमेंट थी, उसकी 100 kg रिक्वायरमेंट थी। अब हो सकता है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 160 kg यूज़ करके सारे यूनिट्स बना लिए हों, तो 40 kg इनका रिमेनिंग रह गया, तो वो कहाँ पे आएगा, वो रिटर्न टू स्टोर आ जाएगा, ठीक है, रिटर्न टू स्टोर। तो वो हमने वापस अपडेट करना है कि कितने केजी रह गए, कितने यूज़ हुए। तो ये हमने इसके अंदर देखना है। ऑर्डरिंग एंड परचेजिंग एंड रिसीविंग इन्वेंट्री प्रोसीजर पूरा का पूरा हमने देखना है। और प्रोसीजर हमारा कैसे आता है, ये एक डायग्राम हमें दी गई है। मैंने अपनी जिन्होंने सॉरी MA1 और MA2 के अंदर मैंने वैसे यूट्यूब के ऊपर एक पूरी डिटेल वीडियोस डाली हुई है इसके ऊपर, पूरे मटेरियल के ऊपर पूरा डिटेल वाइज ये साइकिल कैसे होता है, ठीक है, कि डिटेल वाइज इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। होता क्या है बेसिकली, हम यहाँ पे भी इसको डिस्कस करते हैं। होता ये है कि डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट होती है मटेरियल की। जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसके पास मटेरियल ख़त्म हो गया, ठीक है, ऑलरेडी जो मटेरियल था वो ख़त्म हो गया, तो उसको रिक्वायरमेंट है कि क्या करना है कि मटेरियल और चाहिए। अब वो क्या करेंगे, मटेरियल और चाहिए तो डेफिनेटली वो किसको बोलेंगे, परचेज डिपार्टमेंट को, ठीक है, परचेजिंग डिपार्टमेंट को, कि मटेरियल ख़रीदें। क्यों, क्योंकि उनको ज़रूरत है, उन्होंने प्रोडक्ट्स बनानी है, तो मटेरियल के लिए परचेज रिक्विजिशन जाएगी। इसको बेसिकली कहते हैं MR, मटेरियल रिक्विजिशन नोट, ठीक है, या फिर आप इसको परचेज रिक्विजिशन नोट भी कह सकते हो, परचेज
रिक्विजिशन नोट या मटेरियल रिक्विजिशन नोट। ठीक है, परचेज रिक्विजिशन नोट ज़्यादा अप्रोप्रिएट है कि परचेज रिक्विजिशन। रिक्विजिशन किस चीज़ को कहते हैं? रिक्विजिशन कहते हैं रिक्वेस्ट को। इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हमें मटेरियल चाहिए। अब मैंने पहले बताया कि परचेज डिपार्टमेंट के पास कोई सप्लायर ऑलरेडी होगा। ठीक है, कोई सप्लायर ऑलरेडी होगा, या फिर एग्जिस्टिंग सप्लायर से या फिर न्यू सप्लायर से आप देखोगे। अब बिफोर परचेजिंग, परचेज करने से पहले हमें किसका अप्रूवल चाहिए? हमें अकाउंट्स डिपार्टमेंट का अप्रूवल चाहिए। क्यों? क्योंकि अकाउंट्स डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट होता है? जिसका पेमेंट से ताल्लुक होता है। ठीक है, जिसने पैसे देने होते हैं। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट अप्रूवल देगा कि ठीक है आप परचेज कर सकते हैं या नहीं। और ये चीज़ आपने देखनी है कि अकाउंट डिपार्टमेंट इसी तरह नहीं अप्रूवल देता, उसको भी अथॉरिटी चाहिए होती है। ठीक है, उसको भी अथॉरिटी चाहिए होती है, तो वो डेफिनेटली ओनर से या उसके ऊपर जो हेड्स हैं उनसे पूछता है। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या करेगा? अब अकाउंट डिपार्ट परचेज का, ये जो परचेज डिपार्टमेंट है वो सप्लायर को पीओ भेजेगा, लाइक परचेज ऑर्डर भेजेगा, और अकाउंट्स डिपार्टमेंट उसको अप्रूव करेगा। और फिर सप्लायर के पास मटेरियल के लिए जाएगा। अगर आपने मटेरियल लिया है तो मटेरियल डेफिनेटली आपको मटेरियल आएगा। अब मटेरियल आने के लिए आपके साथ आपको क्या क्या मिलेगा? मटेरियल डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट क्या चीज़ होती है? डिलीवरी नोट होती है एविडेंस ऑफ मटेरियल डिलीवर्ड। ठीक है, एविडेंस होता है कि मटेरियल डिलीवर कर दिया गया है। और मटेरियल एविडेंस ये जब होता है तो उसके बाद जब मटेरियल रिसीव किया जाता है, तो मटेरियल रिसीव करने के लिए जो स्टोर डिपार्टमेंट होता है, गुड्स रिसीव डिपार्टमेंट, जिसको स्टोर भी हम कहते हैं। स्टोर बेसिकली गुड्स रिसीव करने वाला डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि मटेरियल रखा कहाँ पे जाता है? मटेरियल स्टोर के अंदर रखा जाता है। तो ये क्या करेगा? ये एक रिसीट बना के देगा कि हाँ जी हमने मटेरियल रिसीव कर दिया है, ये मटेरियल था जो रिक्वेस्ट पुट की गई थी वो रिसीव कर दी गई है। और अगर हम लोग इन डिटेल इस प्रोसेस को देखें तो इस तरह से भी हम इसको देख सकते हैं कि हमारे पास सॉरी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल की ज़रूरत हुई तो उसने परचेज को बोला, परचेज डिपार्टमेंट को बोला। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे इनको क्या सेंड किया? इन्होंने यहाँ पे मटेरियल सॉरी परचेज रिक्वेस्ट, परचेज रिक्विजिशन सेंड की। और परचेज डिपार्टमेंट ने क्या किया? आगे सप्लायर ढूंढा। सप्लायर वन है, सप्लायर टू है, सप्लायर थ्री है, वट एवर जो भी, जिस सप्लायर की टर्म्स एंड कंडीशन, जिस सप्लायर की टर्म्स एंड कंडीशन आपके लिए बेनिफिशियल है। टर्म्स एंड कंडीशन क्या हो सकती हैं? वो आपको क्रेडिट पे माल दे देगा, वो आपको डिस्काउंट दे देगा, वो आपको प्राइस अच्छी ऑफर करेगा। ठीक है, गुड प्राइस अच्छी ऑफर करेगा, वो आपको क्वालिटी अच्छी ऑफर करेगा, वो आपको डिलीवरी जल्दी करेगा। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जो हमारी सप्लायर से हमारा कंसर्न होता है। ठीक है, बेसिकली इसको हम लोग क्या भेज रहे होते हैं? इसको हम इंक्वायरी भेज रहे होते हैं। ठीक है, इंक्वायरी लेटर भेज रहे होते हैं। और ये हमें इंक्वायरी लेटर के अगेंस्ट सप्लायर जो तीनों होंगे ये हमें लेटर ऑफ रिप्लाई भेजते हैं। ठीक है, लेटर ऑफ रिप्लाई भेजते हैं। वो ये सारा MA1 के अंदर भी पुराना टॉपिक है, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ भी होगा। तो लेटर ऑफ रिप्लाई आता है, फिर लेटर ऑफ रिप्लाई से देखा जाता है तीनों के डिफरेंट सप्लायर के लेटर ऑफ रिप्लाई को मैच किया जाता है, और फिर डिसाइड किया जाता है कि दिस सप्लायर इज़ द बेस्ट सप्लायर। सो उसके साथ हमारी ट्रेडिंग शुरू हो जाती है, और उससे हम मटेरियल मंगवा लेते हैं, और मटेरियल वो डिलीवर करते हुए हमें डिलीवरी नोट भेजता है। और फिर डिलीवरी के बाद हम लोग उसको गुड्स रिसीव नोट देते हैं। फिर उसके बाद इनवॉइस बनती है, और सप्लायर के साथ हमारा इनवॉइस का ताल्लुक शुरू हो जाता है। और यहाँ पे F2 के अंदर बस हमें यहाँ पे शॉर्ट सा साइकिल बताया गया है, क्योंकि इस वजह से शॉर्ट सा साइकिल बताया गया है क्योंकि ऑलरेडी ये MA1 के अंदर टॉपिक इंक्लूडेड है। ठीक है, स्पेसिमन फॉर्म ऑफ द ऑर्डरिंग परचेजिंग एंड रिसीट्स ऑफ इन्वेंट्री आर शोन इन द इलिस्ट्रेशन बिलो। स्पेसिमन मतलब जो एग्जाम्पल होती है, जैसे स्पेसिमन एग्जाम होता है एक रफ एग्जाम, जिस तरह का एग्जाम, एक लाइक परफॉर्मा आप कह सकते हो, लाइक एक जैसे ACC का एग्जाम होता है वैसे ही क्वेश्चन जिस तरह के आते हैं उस तरह का स्पेसिमेन। ठीक है, अच्छा, इशूइंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को इशू कैसे किया जाएगा?
अकाउंटिंग प्रोसीजर्स क्या क्या होंगे? मटेरियल रिक्विजिशन नोट, रिक्विजिशन नोट मैंने क्या कहा कि रिक्वेस्ट के लिए होता है कि आप रिक्वेस्ट करते हो। इशू टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, पर्पस उसका क्या होता है कि अथराइज किया जाए, मतलब ये कि उनको परमिशन दी जाए, इजाज़त दी जाए द स्टोर कीपर टू रिलीज द गुड्स, के वो गुड्स हमें दें ताकि हम लोग क्या कर सकें बेसिकली, आगे प्रोडक्शन का प्रोसेस शुरू कर सकें, आगे जिस चीज़ के लिए मटेरियल हमें चाहिए वो काम हम शुरू कर सकें। फिर मटेरियल रिटर्न नोट भी होता है। मटेरियल रिटर्न मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे ए डिपार्टमेंट है, बी डिपार्टमेंट है, इसको अगर 200 kg चाहिए था, इसका यूजेज जरूरी नहीं है कि 200 kg हुआ हो, यूजेज हो सकता है 180 kg हुआ हो, तो 20 kg बच गया, 20 kg जो बचा है वो इसने अपने पास नहीं रखना, हर चीज का रिकॉर्ड होता है, वो आपसे अगर आपने यूज नहीं किया तो वो आपसे पूछेंगे, तो 20 kg किधर जाएगा, वापस रिटर्न जाएगा। मटीरियल, ये रिटर्न नोट क्या होता है, आर इशूड टू रिकॉर्ड एनी अनयूज मटेरियल, ये इसलिए इशू किया जाता है जो कि अनयूज मटेरियल है, जैसे ये 20 kg है ना, ये अनयूज मटेरियल है, और इसका मतलब ये है कि ये स्टोर को रिटर्न हो गया, और स्टोर आपको ये दे देगा कि मटेरियल रिटर्न नोट के ये मटेरियल रिटर्न हुआ है, और स्टोर अपने पास अपने रिकॉर्ड को अपडेट कर लेगा कि ये वाला मटेरियल रिटर्न हुआ और ये वाला मटेरियल हमारे पास आ चुका है वापस। मटेरियल ट्रांसफर नोट भी होता है। अच्छा, मटेरियल ट्रांसफर नोट को पढ़ने से पहले, इस चीज़ को देखने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं, सम टाइम ऐसा होता है कि जैसे ए डिपार्टमेंट मैंने बताया, ए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी बहुत सारे हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो। ए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था, बी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था। अब ए को चाहिए था 100 kg और बी को चाहिए था 200 kg, ठीक है। अब हो सकता है कि बी का सिर्फ 100 kg यूज हुआ हो और 100 kg रिटर्न हो गया हो, मतलब 100 kg बच गया हो, तो बी डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट को ए 100 kg इशू कर देगा डायरेक्टली, कि स्टोर को भेजने से बेहतर है कि ए को जरूरत है हम उन्हीं को दे देते हैं। तो डॉक्यूमेंट द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू अनदर, इस डिपार्टमेंट से इस डिपार्टमेंट में मटेरियल गया, उसके लिए डी कंपनी रिकॉर्ड रिकॉर्ड मेंटेन करेगी, ताकि ये चीज पता चल सके कि वो मटेरियल कहीं गुम नहीं हुआ, ताकि स्टॉक डिस्क्रिपेंसी ना आ सके, ताकि मटेरियल डिस्क्रिपेंसी ना आ सके, हमारे पास हर एक चीज का एविडेंस हो कि वो मटेरियल कहाँ पे गया है, क्योंकि आपने मटेरियल अगर खरीदा हुआ है तो वो पैसों का खरीदा हुआ है, और अगर आप इसी तरह उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे तो आपको वो लॉस ही शो होता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आपने अपनी हर एक चीज को परफेक्ट करना है एज पर रिक्वायरमेंट, तो ताकि स्टोर रिकॉर्ड को अपडेट कर सके। अब यहाँ पे ना कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए हैं, स्पेसिमेन बनाए गए हैं, सम स्पेसिमेन डॉक्यूमेंट, स्पेसिमेन डॉक्यूमेंट वो होते हैं जो एक एग्जाम्पल के तौर पे होते हैं, कि लाइक इस तरह के डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, जैसे ये एक इलिस्ट्रेशन के अंदर यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है जिसके अंदर हमने डेट लिखनी है, अच्छा ईयर लिखना है कि कौन सा ईयर है, फिर सीरियल नंबर के कौन से नंबर का कौन से नंबर की परचेज रिक्विजिशन है, रिक्वेस्ट, हो सकता है इससे पहले हम बहुत रिक्वेस्ट कर चुके हों, हो सकता है ये पहली रिक्वेस्ट हो, वट एवर जो भी है, पर्पज इसका क्या है, इन्वेंट्री स्पेशल कैपिटल रिक्वायरमेंट या वट एवर जो भी आप लिखना चाह रहे हो। कुछ लोगों के जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट यही फॉर्मेट होते हैं, कुछ लोगों के फॉर्मेट्स ऐसे भी होते हैं कि पीओ के साथ वो कंपनी नेम जिस कंपनी से ऑर्डर कर रहे होते हैं, परचेज रिक्विजिशन जिस कंपनी को रिक्वेस्ट भेजना चाह रहे होते हैं उनका नाम होता है, या कुछ और अपनी कंपनी का नाम होता है, इस तरह से वो अपनी अपनी मर्जी से लिखते हैं। क्वांटिटी एंड यूनिट्स, क्या क्वांटिटी थी, यूनिट्स कितने चाहिए थे, डिस्क्रिप्शन, इधर तो हम सिर्फ लिखेंगे जैसे 152 क्वांटिटी थी, इतने यूनिट्स हमें चाहिए थे, डिस्क्रिप्शन वो हमें क्या चीज़ चाहिए थी, उस डिस्क्रिप्शन के अंदर उस चीज़ की पूरी डिटेल होती है, जैसे अगर कोई आप केबल के लिए ऑर्डर कर रहे हो तो 3 कोर केबल है, इनटू कितने है, मतलब कितने स्क्वायर मीटर है, या कितने नंबर ऑफ, कुछ लोग यूनिट्स के अंदर नॉस यूज करते हैं, नंबर ऑफ यूनिट, सॉरी नंबर्स कितने हैं, कुछ लोग मीटर्स यूज करते हैं कि कितने मीटर्स है, वो सारा कुछ लिखना है। मटेरियल का कोड क्या था वो आप लिखोगे, जॉब और डिपार्टमेंट कोड किस डिपार्टमेंट के लिए चाहिए, डिपार्टमेंट ए भी था, बी भी था, कुछ लोगों के प्रोजेक्ट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, उसका नाम आप लिख लोगे, डेट कब कब आपको रिक्वायर्ड है, प्लेस आप कब कर रहे हो, नंबर क्या है, परचेज ऑर्डर कौन सा सप्लायर है, डिपार्टमेंट के सिग्नेचर, ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट के सिग्नेचर, ऑथराइजेशन के सिग्नेचर, ये जस्ट एग्जाम्पल्स हैं, मतलब ये कि ये फॉर्मेट्स हैं, कुछ लोग ऐसे बनाते हैं। अच्छा, वो रिक्वेजिशन थी, रिक्वेस्ट थी, ये पीओ है, ये प्रॉपर अब
उसके बदले में आपको पता चलेगा क्या क्या। अच्छा, कंपनी ने मटेरियल ऑर्डर करना है, उसके लिए कंपनी बनाएगी पीओ। पीओ क्या होता है? परचेज ऑर्डर। कुछ लोग इसको एलपीओ भी कहते हैं। एलपीओ क्या होता है? लोकल परचेज ऑर्डर। एलपीओ क्या होता है? लोकल परचेज ऑर्डर। कुछ लोग एलपीओ कहते हैं, कुछ लोग पीओ कहते हैं। टू, किस कंपनी को हमने लिखना है? जिस सप्लायर से हमने मटेरियल लेना है, ठीक है, उसकी सारी डिटेल लिखनी है यहाँ पे। सीरियल नंबर, डेट, रिक्वेजिशन नंबर, रिक्वेस्ट नंबर कौन सी है, फिर क्वांटिटी कितनी है, क्या डिटेल, कौन सी चीज चाहिए। इवन के यहाँ पे आप मॉडल मेंशन करते हो, साइज मेंशन करते हो, ब्रांड मेंशन करते हो, हर चीज मेंशन करते हो। कोड क्या था, डिलीवरी डेट क्या है, प्राइस पर एक यूनिट की क्या थी, ठीक है। फिर टोटल, कुछ लोग यहाँ पे सब टोटल करेंगे, फिर साथ वैट भी ऐड करेंगे। वैट क्या? वैल्यू एडेड टैक्स, तो आप वो भी ऐड करोगे। फिर कोटेशन क्या थी, डिलीवर, कैरेज पेड टू, ये डिफरेंट चीजें होती हैं। कुछ कुछ लोग रखवाते हैं, कुछ लोग नहीं लिखवाते। और फॉर एबीसी लिमिटेड कंपनी, तो सिग्नेचर करके दे दिया जाएगा। गुड्स रिसीव नोट। गुड्स रिसीव नोट क्या है? कि चीजें रिसीव हो गई हैं, उसके बदले में नोट सारे यहाँ पे भी डिटेल कंपनी की लिखी जाएंगी टू, और उस कंपनी को बताया जाएगा कि हाँ हमें गुड्स मिल गई हैं, डेट ऑफ डिलीवरी क्या थी, सारा कुछ यहाँ पे। डिस्क्रिप्शन, कोड, क्वांटिटी, पैकेजेस क्या थे, वेट कितना था, सारा कुछ यहाँ पे। इंस्पेक्टर कौन था, किस डेट को उसने इंस्पेक्ट किया, क्योंकि ये वाली चीज हमें रिसीव होगी तो इसके बाद इनवॉइस बनेगी, ठीक है। इसके बाद इनवॉइस के गुड्स रिसीव हो गई हैं। फिर मटेरियल रिक्विजिशन, इसी तरह ये भी है। मटेरियल रिक्विजिशन के लिए, मटीरियल वो परचेज रिक्विजिशन थी, मटेरियल रिक्विजिशन के लिए ये भी उसी तरह से हम बनाएंगे। सीरियल नंबर, डेट, ईच एंड एवरीथिंग, सारा कुछ बना के। इसके बाद हम इनवॉइस भी, इनवॉइस का फॉर्मेट अपना होता है, हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट होता है। जो चाहे जैसे भी बनाए वैसा बना सकता है। अब टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वन। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वन के अंदर हमें क्या बताया जा रहा है? टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वन के अंदर ये हमें कहा जा रहा है कि अ गुड्स रिसीव नोट, अ जीआरएन, जीआरएन प्रोवाइड टिक ऑल दैट अप्लाई। जीआरएन हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है? गुड रिसीव नोट हमें क्या क्या बताता है? इंफॉर्मेशन यूज टू अपडेट इन्वेंट्री रिकॉर्ड। ये हमें वो इंफॉर्मेशन देता है कि हमने अपने रिकॉर्ड को अपडेट करना है। इज इट ट्रू और फॉल्स? डेफिनेटली अगर हम लोग देखें, गुड्स रिसीव नोट आएगा तो उससे हमारे पास वो इंफॉर्मेशन आएगी कि हमने अपने इन्वेंटरी रिकॉर्ड को अपडेट करना है। सो ये तो ट्रू होगा ही होगा। क्यों? इंफॉर्मेशन जीआरएन से ही पता चलेगी ना कि चीजें आ गई हैं, हमने यहाँ पे अपडेट कर देना है, अपने स्टॉक को अपडेट कर देना है कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इंफॉर्मेशन टू चेक दैट द करेक्ट प्राइस हैज बीन रिकॉर्डेड ऑन द सप्लायर इनवॉइस, नो। गुड्स रिसीव नोट का ताल्लुक सिर्फ ये है कि आपने चीजें जो मंगवाई थी, जो क्वांटिटी थी, वो कितनी है, और वो चीजें क्वांटिटी पूरी है या नहीं, ठीक है, कंप्लीट है या नहीं है। ये चेक करना कि करेक्ट प्राइस है या नहीं, वो तो गुड्स रिसीव करने से पहले जब परचेज ऑर्डर आया, फिर उसके बदले में पास हुआ एलपीओ, तो उसके बदले में जब इनवाइस बनेगी तो वो सारा कुछ देखना है। गुड्स रिसीव नोट हमें ये नहीं बताता। जीआरएन से वैसे भी हम क्वांटिटी चेक कर सकते हैं, प्राइस नहीं चेक कर सकते, ठीक है। प्राइस चेक करने के लिए हमें किसको देखना होता है? प्राइस चेक करने के लिए परचेज ऑर्डर देखना होता है, क्योंकि जब एट द टाइम ऑफ ऑर्डर आपने ऑर्डर प्लेस किया था ना, तो ऑर्डर एट द टाइम ऑफ ऑर्डर प्लेसिंग तब आपको प्राइस चेक करनी थी, ठीक है। उस वक्त इससे हम प्राइस चेक कर सकते हैं, और इससे या फिर इनवाइस से हम देख सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज वो कह रहा है, इंफॉर्मेशन टू चेक दैट द करेक्ट क्वांटिटी ऑफ गुड्स हैव बीन रिकॉर्डेड ऑन द सप्लायर्स इनवॉइस। एग्जैक्टली अगर हमें ये देखना है कि क्वांटिटी कितनी आई है, मैंने यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले लिखा कि जीआरएन हमें क्वांटिटी बताता है, क्योंकि ये क्या चीज है? ये है गुड्स रिसीव नोट, चीजें कितनी आई उसका नोट। तो क्वांटिटी तो डेफिनेटली यही बताएगा। इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर हम देखेंगे कि कितनी क्वांटिटी है या नहीं, सही रिकॉर्ड हुई है या नहीं, जितनी चीजें मंगवाई थी वही हैं या नहीं। इंफॉर्मेशन टू रिकॉर्ड एनी अनयूज मटेरियल विच आर रिटर्न टू स्टोर, नो। इंफॉर्मेशन टू रिकॉर्ड कोई इंफॉर्मेशन जो अनयूज मटेरियल, अनयूज के लिए तो हम वो मटेरियल रिटर्न नोट देखेंगे। मटेरियल रिटर्न नोट, दैट इज अ सेपरेट थिंग।
यहाँ पे हमें सिर्फ ये और ये ऑप्शन करेक्ट है, ये और ये दोनों फॉल्स है। इस तरह से हमें पेपर के अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन टेस्ट हो सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री। अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री, द मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट। मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट बनाने से पहले, यहाँ पे मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट बनाने से पहले हम लोग कुछ रफ फॉर्मेट के अंदर पहले मटेरियल की एंट्री सीख लेते हैं। ठीक है, पहले एंट्री सीख लेंगे, फिर क्योंकि मैंने बताया कि हम लोग यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर रहे हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर एंट्रीज थोड़ी सी डिटेल में होती हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम डिफरेंट तरह से रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, सबसे पहली एंट्री किस चीज की होनी चाहिए? मटेरियल इन्वेंट्री से रिलेटेड सबसे पहले हमने मटेरियल क्या किया होगा? सबसे पहले हमने मटेरियल परचेज किया, उसका रिकॉर्ड करना है। परचेज ऑफ मटेरियल, हमने मटेरियल परचेज किया। ठीक है, मटेरियल हमारी क्या चीज है? मटेरियल हमारा है एसेट। कौन सा एसेट? करंट एसेट। कैसे हमें पता चला? क्योंकि मटेरियल किस चीज को कहते हैं? मटेरियल कहते हैं इन्वेंट्री को। मटेरियल क्या है? इन्वेंट्री। और अगर हम लोग करंट एसेट की टाइप्स में देखें तो करंट एसेट्स में क्या क्या होता है? करंट एसेट्स में हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेंट्री, ये क्या है? एसेट होता है। ठीक है, इन्वेंट्री क्या होती है? एसेट होता है। तो एसेट के लिए अगर हम लोग रूल देखें, एसेट के लिए अगर हम अकाउंटिंग के रूल देखें तो ये वाला रूल हमने पढ़ा हुआ है, DEAD। DEAD और CLIC। DEAD और CLI, डेट क्लिक का रूल हमें क्या कहता है? डेट क्लिक हमें बताता है डेबिट, क्या क्या करना है आपने? डेबिट आपने करना है एक्सपेंसेस, एसेट, ड्राइंग्स। ठीक है, और C फॉर क्रेडिट। क्रेडिट आपने क्या क्या करना होता है? लायबिलिटीज, इनकम एंड कैपिटल। ठीक है, कैपिटल। ये कब हम करते हैं डेबिट? जब ये इंक्रीज होता है। ठीक है, इंक्रीज होगा इन चीजों के अंदर तो हम इनको डेबिट करेंगे। ठीक है, और इनको हम क्या करेंगे? ये क्रेडिट कब होंगी? जब ये इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट हो जाएंगी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? हमने यहाँ पे देखना है परचेज ऑफ मटेरियल। मटेरियल हमारी इन्वेंट्री है, एसेट है। मैंने मटेरियल खरीदा, मटेरियल मैंने परचेज किया, तो मटेरियल मेरे पास स्टोर में आ रहा है, इसका मतलब एसेट मेरा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एसेट मेरा इंक्रीज हो रहा है, तो एंट्री क्या होनी चाहिए? डेबिट। हमारे पास मटेरियल के लिए हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे? एंट्री हमारी यहाँ पे फर्स्ट एंट्री क्या होगी? मटेरियल कंट्रोल अकाउंट टू। टू मीन्स क्रेडिट। ये हमारा डेबिट हो जाएगा, जितनी अमाउंट से हमने मटेरियल खरीदा और उतनी अमाउंट से ही हमने क्रेडिट करना है। क्रेडिट हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट करने के लिए हम या तो, अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती तो हम यहाँ पे कैश को क्रेडिट करते, या बैंक को क्रेडिट करते, या चेक, कुछ भी लिखते। बट ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है तो यहाँ पे हम कॉस्ट टू कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट करेंगे। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ये सारी चीजें लिखी जाती हैं। तो क्रेडिट ये हो जाएगा। पहली एंट्री मटेरियल हमारे पास आ गया। सेकेंड एंट्री हमारी क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट कौन सा? डायरेक्ट मटेरियल जो मेन मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन। डायरेक्ट मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को मटेरियल गया है। इसका मतलब यह है कि स्टोर से मटेरियल कम हो गया, एसेट कम हुआ तो वर्क इन प्रोग्रेस में चला गया। जब प्रोडक्शन हो रही है ना, तो प्रोडक्शन को डील करने वाला अकाउंट होता है वर्क इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस हमारा इंक्रीज हो गया है, उसकी वजह यह है कि वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर इन्वेंट्री चली गई है, वो अकाउंट हमारा इंक्रीज हो गया। तो वो अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, उसके अंदर भी इन्वेंट्री बन रही है। लेकिन क्रेडिट हमारा क्या हो जाएगा? स्टोर से मटेरियल इशू हुआ तो मटेरियल कम हुआ, यानी कि हमारा एसेट डिक्रीज हुआ, तो हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, इसी तरह थर्ड एंट्री हमारी क्या होगी? इनडायरेक्ट मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन। इनडायरेक्ट मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन। जब इनडायरेक्ट मटेरियल होता है तो उसको डील करने वाला अकाउंट होता है प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड, तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा प्रोडक्शन ओवरहेड, क्योंकि प्रोडक्शन ओवरहेड
वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर प्रोडक्शन ओवरहेड यूज हो रहे हैं, तो ये वाला अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। मटेरियल क्योंकि हमारा कम हुआ है तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, एसेट कम हुआ है। इसी तरह फोर्थ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा मटेरियल रिटर्न हुआ होगा। अगर हमारा डायरेक्ट मटेरियल रिटर्न हुआ है तो ये वाली एंट्री रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स क्या हो जाएगी, मटेरियल डेबिट हो जाएगा, मटेरियल कंट्रोल, क्योंकि मटेरियल वापस आया ना, रिवर्स यानी कि मटेरियल हमने वापस रिसीव करे, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट टू वर्क इन प्रोग्रेस। और अगर हमारा ये डायरेक्ट मटेरियल के लिए था, अगर इनडायरेक्ट मटेरियल रिटर्न हुआ है तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ठीक है। इसके बाद फाइनली हमारे पास क्या आता है, 6 नंबर पे हमारी एंट्री क्या आती है, फिनिश गुड्स। ठीक है। मटेरियल अब जो वर्क इन प्रोग्रेस होता है वहां से हमारे पास मटेरियल किधर चला जाता है, फिनिश गुड्स में, यानी कि फिनिश गुड्स कंप्लीटेड प्रोडक्ट आ जाती हैं। तो यहाँ पे हम कर देंगे फिनिश गुड्स यानी कि फाइनल प्रोडक्ट या इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो बड़ा है, फिनिश गुड में चीजें जा चुकी हैं, टू वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट। क्यों, वहां से हमारा मटेरियल जो है फिनिश गुड्स में शिफ्ट हो गया है। तो ये सारी इंट्रीज हैं। इन्हीं इंट्रीज की बेस पे हमने क्या करना है, हमने बनाना है टी अकाउंट, मटेरियल का, इन्वेंट्री का टी अकाउंट। टी अकाउंट किसको कहते हैं, लेजर को कहते हैं। टी अकाउंट हमारा लेजर होता है। और अब वो लेजर अकाउंट बनाना है। अब आपने ये देखना है कि मटेरियल किन किन जगहों पे डेबिट हुआ। यहाँ पे मटेरियल डेबिट हो रहा है, यहाँ पे मटेरियल क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे मटेरियल क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे मटेरियल ऑल्सो क्रेडिट हो रहा है। तो जिन जिन जगहों पे मटेरियल क्रेडिट हो रहा है उसको हम क्रेडिट साइड डालेंगे, जिनको उसका ऑपोजिट रिएक्शन। लेजर के अंदर पोस्टिंग का तरीका ये होता है कि आप क्रेडिट साइड पे ऑपोजिट रीजन लिखोगे। रीजन क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस। सम टाइम ऐसा होता है कि हम मटेरियल रिटर्न करते हैं सप्लायर को। ठीक है। हमें मटेरियल पसंद नहीं आया या कुछ भी रीजन हुई, हमने रिटर्न टू सप्लायर किया, रिटर्न टू सप्लायर किया। अब रिटर्न टू सप्लायर का मतलब क्या है, या सप्लायर हमें मटेरियल रिटर्न कर देता है हमारा बेचा हुआ, तब भी तो हम लोग तब डिफरेंट एंट्री होगी। रिटर्न टू सप्लायर है तो इसका मतलब यह है कि मटेरियल हमारे पास सप्लायर डेबिट हुआ और मटेरियल क्रेडिट हुआ, क्योंकि हमने मटेरियल सेंड कर दिया, मटेरियल कम हो गया हमारे पास से, और सप्लायर हमारे पास डेबिट हुआ। अब यहाँ पे मटेरियल हमारे पास क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। क्यों, क्योंकि मटेरियल हमसे जा चुका है, और सप्लायर हमारा जिस अकाउंट को हम जिस अकाउंट को हम वापस रीपे करें वो हमारे पास डेबिट हुआ। ये सारी इंट्रीज हैं और इनसे हमने बनाना है F2 का, यहाँ पे मटेरियल का टी अकाउंट। यहाँ पे हमें इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। मटेरियल हेल्ड इन स्टोर आर एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट। मैंने पहले बताया कि मटेरियल हमारे पास क्या होता है, एसेट की मैंने पहले एक्सप्लेनेशन दे दी है। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू मटेरियल आर रिकॉर्डेड इन द मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट। मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट के अंदर सारी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे। डेबिट एंट्रीज रिफ्लेक्ट द इंक्रीज इन परचेज। परचेज हमने कहा मटेरियल बढ़ेगा, जाहिर है हमारा एसेट इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज होगा। रिटर्न टू स्टोर, अगर स्टोर के अंदर वापस आता है मटेरियल तो भी स्टोर इंक्रीज हुआ है। मैंने पहले बताया कि जब वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स में गया मटेरियल तो फिनिश गुड्स हमारी स्टोर में आएंगी, तो स्टोर का अकाउंट इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। और डिक्रीज कब होगा, जब हमने इशू टू प्रोडक्शन किया। और अगर आप लोग दोबारा से इस चीज को देखें तो यहाँ पे हमने इशू टू प्रोडक्शन के अंदर मटेरियल को क्रेडिट किया है। इशू टू प्रोडक्शन बोथ साइड मटेरियल इज क्रेडिटेड। ठीक है। मटेरियल हमने क्रेडिट किया तो इसका मतलब डिक्रीज हुआ है मटेरियल। ठीक है, यहाँ पे डिक्रीज। रिटर्न टू सप्लायर, सप्लायर को रिटर्न किया तब भी मटेरियल डिक्रीज हुआ, मैंने क्रेडिट ऑलरेडी किया हुआ है। वहां से हम लोग क्या करेंगे, ये टी अकाउंट बनाएंगे। ये टी अकाउंट कैसे आएगा, आप देखें वहां से हमने सिर्फ मटेरियल का टी अकाउंट बना रहे हैं, तो मटेरियल को देखना है कि मटेरियल किधर किधर डेबिट हुआ था, किधर किधर क्रेडिट हुआ था। सबसे पहले जो ओपनिंग बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस हमारा डेबिट साइड इसलिए लिखा जाता है कि ओपनिंग बैलेंस हमारा एसेट होता है। ठीक है, उसको हमने ओपनिंग में रिकॉर्ड करना होता है ऑलरेडी जो पड़ा हुआ है। अच्छा, उसके बाद हम अगर हम लोग देखें तो वर्क इन प्रोग्रेस हमारा यहाँ पे इसके अंदर वर्क इन प्रोग्रेस वाली साइड पे मटेरियल हमारा क्रेडिट हो रहा था। ठीक है, इधर हम लोग देखें तो वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल क्रेडिट हो रहा है, प्रोडक्शन ओवरहेड में मटेरियल क्रेडिट हो रहा है। तो जिधर जिधर मटेरियल क्रेडिट हो रहा है उधर उधर मटेरियल की क्रेडिट साइड पे हम ऑपोजिट रीजन लिख रहे हैं।
उधर उधर मटेरियल की क्रेडिट साइड के ऊपर हम लोग ऑपोजिट रीजन लिख रहे हैं। वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, मटेरियल कम हुआ तो क्रेडिट हो रहा था, प्रोडक्शन ओवरहेड क्रेडिट हो रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट हमारी क्रेडिट हो रही है। और क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस वो है जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा, आगे जाएगा, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड होगा तो आगे जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ये मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, स्टोर में आया तो इसका मतलब डेबिट साइड बढ़ी क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों डेबिट और क्रेडिट नेट इफेक्ट हमें जीरो, ओ सॉरी इक्वल करना होता है, ठीक है, नेट इफेक्ट हमें इक्वल करना होता है। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ऑफ मटेरियल हेल्ड इन इन्वेंट्री एट द बिगनिंग पीरियड, डेबिट मटेरियल ऑफ इन्वेंट्री अकाउंट, वही चीज एक्सप्लेन हो रही है जो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन की है। मटेरियल परचेज्ड ऑन क्रेडिट आर डेबिटेड टू द मटेरियल इन्वेंट्री, ऑन क्रेडिट यानी कि उधार पे हमने खरीदा, वट एवर उधार पे खरीदा, कैश पे खरीदा, जैसे भी खरीदा, मटेरियल हमारे पास आया वो डेबिट होगा। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, इन्वेंट्री इंक्रीज, इंक्रीज हुई है सो डेबिट करेंगे अकाउंट को। मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन, तो मटेरियल ट्रांसफर हुआ वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर, सो मटेरियल हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज मटेरियल वाला अकाउंट हमारा कम हुआ है। इसी तरह मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, तो मटेरियल ऑल्सो कम हुआ तो वो हमारा क्रेडिट साइड पे जाएगा। इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट को हमने डील किया। इसी तरह रिटर्न ऑफ करने के लिए मटेरियल राइट ऑफ या कैरिड आउट हुआ तो उसको उन अकाउंट को हम ट्रांसफर कहाँ पे करते हैं, इनकम स्टेटमेंट के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं राइट ऑफ करने के लिए कि ट्रांसफर हुआ था या क्या हुआ था, तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर उसको शिफ्ट कर देते हैं। और बैलेंसिंग फिगर जो होती है वो नेक्स्ट पीरियड के अंदर मैंने कहा था जाएंगी, कैरी फॉरवर्ड होंगी और अगले साल वो ओपनिंग बैलेंस बनेंगी, उधर हम उसको डेबिट करेंगे, लेकिन अभी हमने क्लोजिंग साइड बराबर करनी है इसलिए हम उसको डेबिट करेंगे। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग अब आपका होमवर्क है, और इंशाल्लाह इससे आगे हम लोग कल करेंगे और वो लाइफ ऑफ फाइव वाली चीजें हम देखेंगे। तो गाइस होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली अगर आपको डिटेल वाइज समझना है F2 के चैप्टर 4 को, तो ये वीडियो को एंड तक देखें और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फिर और कमेंट्स करें कि क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, किस तरह की एग्जांपल्स होनी चाहिए। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।